हेडिंग डाल लीजिए चौसर, जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मीनू, गुड इवनिंग। हेडिंग डाल लीजिए, आज हम कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्जाम दोगे वहां चौसर नहीं आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में तो कुछ नहीं आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए लेट्स बिगिन। वी आर टॉकिंग अबाउट जियोफ्री चौसर, ठीक है। अब एक्चुअली बात ये आती है कि हमें जियोफ्री चौसर पढ़ना क्यों है, क्या रीजन है कि जियोफ्री चौसर जी को पढ़ा जाता है। तो उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इन्हें बहुत नामों से जाना जाता है। और जो लिटरेचर है, हमारी जो हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें उनका ही योगदान रहा है। सबसे पहले अगर हम बोले तो उन्होंने ही लैंग्वेज और पोइट्री, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में ही उनको फादर के नाम से जाना जाता है। तो कुछ की फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में कहे जाते हैं, उसी के बिहाफ पे जियोफ्री चौसर पढ़ना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट लिखते जाइए, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, नोट करके लिख लेना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं। ओके, नोट करके लिख लीजिएगा, राइट। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। ओके आरती, ठीक है। हाँ, अब आप लोग लाइव रहिए क्योंकि आप लोगों का टाइम मैंने चेंज कर दिया, 5 से 6 कर दिया है। और सभी लोग जितने भी हो, सभी लोग लाइव आए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। लिटरेचर आपके उत्तराखंड लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर दे रहे तो भी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस द क्लासेस, राइट। सो इफ इट इज पॉसिबल कीप ऑन गिविंग योर लाइव क्लासेस। ओके, लाइव जो यूट्यूब के लाइव क्लासेस का टाइम मैं चेंज करके आज बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। चलिए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हो गया। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ये भी इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है, भाई कपलेट तो इन्होंने ही खोजा है। फादर ऑफ हीरोइक कपलेट, ठीक है। चौसर जी का नाम आता है, आप जानते हैं, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है, इन्हें फादर ऑफ राइम या राइमा स्टेंजा भी कहा जाता है। कई नाम है इनके, आप देख रहे हैं ना कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। ही इज नोन एज फादर ऑफ राइम, और आप कह सकते हो राइम स्टेंजा। जो राइम बनती है ना, जो मीटर या राइमिंग होती है, उनके भी ये क्या कहलाए जाते हैं, फादर कहलाए जाते हैं, राइट। इसके बाद आप लिख सकते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। ही इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस कह लो या रेनेसा कह लो। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो चौसर जी के बारे में कहे जाते हैं। तो अपने आप में चौसर जी क्या हुए, बहुत इंपॉर्टेंट हुए, ठीक है। तो इस यही कारण है कि लिटरेचर, लैंग्वेज, पोइट्री, कपलेट, राइम स्टेंजा, रेनेसा, इतना इनका योगदान है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इस वजह से चौसर को पढ़ा जाता है, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ते हैं तो चौसर जी को मिस नहीं किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल, ठीक है। इसको जल्दी से लिखिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, फिर हम इनकी पहले बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज राइट इट। बाकी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको क्लास में भी मिलेगा, हाँ, साथ ही साथ इसको लिखते भी चले जाए, ठीक है।
ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन इट वेल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इनकी बायोग्राफी पे आते हैं। ठीक है, तो बायोग्राफी के लिए सबसे पहले आई एम चेंजिंग द, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए इनकी बायोग्राफी। बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप इनका बर्थ की। पहले हम सबसे पहले इनकी बर्थ की बात करेंगे, लेकिन बर्थ से पहले इनका जो पीरियड है अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे। 1314 से 1400, इस पीरियड को हम चौसर एज कहते हैं या एज ऑफ चौसर कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? एज ऑफ चौसर, 1340 से 1400। एग्जाम में ये भी एक मिसकंसेप्चुअल आ जाता है, क्योंकि कई जगह पर कई बुक्स में आपको वो, उससे रिगार्डिंग भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी डेट को कि हमें क्या कंसीडर करना है। तो अभी तो सिर्फ इतना बायोग्राफी को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट्स क्लियर। दिख तो रहा है, विजिबिलिटी है? एक मिनट, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आप इसमें लिखिए इनका, ये कहाँ बॉर्न होते हैं? इन लंदन, लिख लीजिए। इनके बर्थ की बात हम कर रहे हैं जो चौसर, ऊपर यहाँ पर बर्थ कर दीजिए। ठीक है, की पॉइंट्स वगैरह लिखते जाइए, बर्थ करके फिर एरो लिख दीजिए। फिर लिखिए चौसर वॉज बॉर्न इन लंदन likely LIKLEY likely, ठीक है, इन द अर्ली 3040s, अभी इसी को डिस्कस करोगे। इन द अर्ली 1340s, इसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रही हूँ। अर्ली 1340s में इनका ये देखा गया कि इनका जन्म लगभग अब हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में आपको 1342, कई बुक्स में 1342 या 1343 या 1350 भी कहीं पर दिया हुआ है। ये सब डेट्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको कंसीडर नहीं करना है। लगभग इनको 1340 से ही इनके रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनकी कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो जब एग्जाम में डेट आए तो आप इससे कंफ्यूज मत होना अगर और भी बुक्स रेफर कर रहे हो, क्योंकि यही डेट मानी जाती है ऑथेंटिक, 1340। तो इनका जन्म कब होता है? 1340। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अर्ली 1340s में माना जाता है, ये एज को माना जाता है। ठीक है, अब इसका लिखिए इनका सरनेम चौसर क्यों पड़ा? ये जो चौसर वर्ड है ये इनका सरनेम क्यों पड़ता है, उसका भी एक रीजन है। तो लिख लीजिए, सरनेम चौसर कम फ्रॉम लैटिन, ये एक लैटिन तो नहीं है, सॉरी, फ्रेंच करो इसको। ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है और जिसका नाम होता है फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच से एक शब्द आता है, उस शब्द की वजह से इनका नाम चौसर पड़ता है। और उस चौसर को क्या कहा जाता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। इसकी कर लीजिएगा, CHAUSSIER। ये जो फ्रेंच वर्ड है वहां से ये वर्ड आता है चौसियर, CHAUSSIER। या फिर इसको इस तरीके से भी कह देते हैं CHAUCIER। ठीक है, तो ये भी चौसर ही नाम है और वहां से ये चौसर वर्ड आया है, CHAUCER। अब यहाँ पर चौसर का मतलब क्या होता है? अगर हम फ्रेंच में देखें तो चौसर का मतलब क्या होता है, तो वो भी लिख लीजिए। चौसर का मतलब होता है शू मेकर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट मीन्स शू मेकर। तो शू मेकर आप समझ गए, शू मेकर का मतलब होता है जूता बनाने वाला।
लेकिन ऐसा नहीं था। ये चौसर जो थे, ये चौसर कोई भी, इनके जो फैमिली, अगर हम इनके पेरेंट्स की अभी बात करेंगे तो वहां ये जिक्र नहीं है। उनके तो फादर तो वाइन का कंपनी था उनका, तो वो तो उसका काम करते थे, ठीक है। तो वो कोई जूते वूते बनाने वाले नहीं थे। हो सकता है कभी फ्यूचर पास्ट में इनके जो रहे होंगे रिश्तेदार, उन्होंने कभी हो सकता है ये वर्क किया हो, या उनकी फैमिली में बहुत पहले किसी ने किया हो, तब जाके ये नाम पड़ा होगा चौसर, जिसका जो कि ये वर्ड फ्रेंच से आया है। क्योंकि जब हम चौसर को पढ़ेंगे तो हम उनके 3 पीरियड्स को पढ़ेंगे, और उनके जो वर्क है लिटरेचर में, जो उन्होंने वर्क किया है, वो भी उन्होंने उन 3 फेजेस में किया है, फ्रेंच में, लैटिन में, ठीक है ना। तो उनके भी हम वर्क पढ़ेंगे। तो फ्रेंच तो सबसे पहले रहा है, फ्रेंच पीरियड भी उन्होंने देखा है, उसमें भी उन्होंने वर्क किया है। तो वहां से ये जो चौसर वर्ड आया, तो इट मीन्स दैट हो सकता है इनके फैमिली में कभी ना कभी कोई ऐसा वर्क करता रहा होगा, इस वजह से ये नाम चौसर सरनेम पड़ा होगा। बट ऑल्दो जियोफ्री चौसर या उनकी फैमिली के जो उनके पेरेंट्स थे वो इस प्रोफेशन में नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो ये लिख लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखवाऊंगी। इसको जल्दी से टैली करिए, जल्दी जल्दी करिए साथ साथ, है ना। ऑल ऑफ यू हैव डन इट। अगर कुछ छूट भी रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप कर भी सकते हैं। यस हेमू आपका रहता है, बाकी तो सबने कहा है कि कर लिया है। प्रियंका, मीनू एंड प्रियंका, मीनू एंड हेमू एंड व्हाट अबाउट आरती? आरती आपने भी लिख लिया? ठीक है, डन। क्योंकि मैं थोड़ा, फिर हम जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, टॉपिक ज्यादा है, ठीक है। शैल आई स्टार्ट नाउ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। इसको एक बार आप देख लेना, जरूर देख लेना। नहीं भी कोई चीज आती है तो आप नेक्स्ट डे मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हो। इवन दो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ऑल्सो, ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। अब इससे ज्यादा तो क्या बोले, है ना। ऑप्शंस आर ओपन टू ऑल ऑफ यू। आई एम मूविंग ऑन, ठीक है। अब इनके बाद इनके पेरेंट्स की बात करते हैं। तो अगर हम इनके पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में सबसे पहले इनके हम फादर की बात करते हैं। इनके फादर का नाम क्या रहता है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो इनके फादर का नाम रहता है, वो आप लिख लीजिए पहले, जॉन चौसर। नेम जॉन चौसर रहता है, ठीक है। अब ये जॉन चौसर एक वाइन मर्चेंट रहते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये रहते क्या है? अ वाइन मर्चेंट। अब आप समझ गए हैं कि भाई जब ये वाइन मर्चेंट है तो इनका व्यापार क्या है? वाइन बनाने का व्यापार है, ठीक है। तो जब इनका वाइन बनाने का व्यापार है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए? ये रईस हो गए। कोई गरीब तो है नहीं, शू मेकर तो होंगे नहीं, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसके बाद इनकी मदर का नाम भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इनकी मदर को लिखिए। इनकी मदर का नाम रहता है एग्नेस कॉप्टन। लिख लीजिए, एग्नेस कॉप्टन। AGNES, कहीं समझ ना आए स्पेलिंग तो पूछ लीजिए। AGNES, एग्नेस कॉप्टन, COPTON। और ये भी कहीं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, बिलोंग फ्रॉम रिच फैमिली, ठीक है। तो ये रिच फैमिली से भी क्या करती हैं? बिलोंग करती हैं। तो फादर मदर के नाम आपको याद रखने हैं, कभी पूछ लिया जाए इनडायरेक्टली, ऐसे नाम नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा क्या उनके फादर का प्रोफेशन क्या था, ये पूछ लिया जाए, या फिर कुछ क्वेश्चंस को ट्रिकी बना के तो जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। जब हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे MCQ तो ये आपको और भी आसान हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद अब आ जाते हैं इनके ऑक्यूपेशन की। अगर हम बात करें तो इनका ऑक्यूपेशन क्या था? किसके ऑक्यूपेशन की बात चल रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट चौसर। चौसर मतलब जियोफ्री चौसर, उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो इनका व्यापार क्या था? तो आप जानते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ये क्या थे? एक ही वॉज अ पोइट, ही वॉज अ फिलोसोफर, ठीक है। पोइट थे, फिलोसोफर थे,
ब्यूरोक्रेट थे, एक ब्यूरोक्रेट भी थे, ठीक है, क्रेट, CRAT करना है ना, CRAT। ब्यूरो की स्पेलिंग सही कर लीजिए, ब्यूरो की स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, रुके रुके रुके, ब्यूरो सही कर लीजिए। एक्चुअली आपको स्पेलिंग टेस्ट वाला भी आता है, तो वहां ये ऐसी स्पेलिंग दे दे, ब्यूरियो, BUREA, फिर यो, ब्यूरियो क्रेट, CRAT, ब्यूरोक्रेट कहते हैं ना हम, ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट थे। साथ ही साथ ही वाज अ डिप्लोमेट आल्सो। क्यों थे डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट, अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने उस पीरियड में जब रिचर्ड थर्ड थे, उस पीरियड में वही रहे जब एलिजाबेथन की शादी होती है, अभी मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी आपको, तो वहां पर इनका वो टाइम, वही बचपन वही गुजरा, उनका सारा जीवन वही रहा लगभग, तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, वही रहे, तो इस वजह से डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेट्स और साथ ही साथ पोइट फिलोसोफर तो ही वॉज। ठीक, क्लियर है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। इसके बाद इनकी स्पाउस पे आ जाओ, इनकी वाइफ का नाम क्या रहता है, इनकी वाइफ का नाम रहता है फिलिपा पॉइट, फिलिपा, फिलिपा की स्पेलिंग थोड़ा सही लिख लीजिए, PHILLIPA, फिलिपा रॉइट। और इनकी शादी होती है 1366 में, ठीक है, 1366 में इनकी मैरिज हो जाती है। अगर ये ईयर याद ना रहे तो कोई इतना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए, ठीक है। इनकी शादी होती है इनसे, फिलिपा रॉइट के साथ। अगर इनकी हम एजुकेशन की बात करें, किसकी, चौसर जी की, कि कितने पढ़े लिखे हैं क्या है, तो देखिए इनकी जो एजुकेशन है उसके बारे में हमें किसी भी बुक में ये तथ्य निकल के नहीं आता कि इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, इस चीज के बारे में एक कोई भी प्रूफ नहीं है। तो इसलिए इनकी एजुकेशन के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो वो कहीं भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है कि कहाँ से इन्होंने पढ़ा था। वो पीरियड जरूर देखा जाता है कि उस पीरियड में इन्होंने वर्क किया था, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े, तो वो उस साल के थे, उस टाइम का वो बना हुआ है, लेकिन इतना कहीं पर भी क्लियरिटी नहीं है कि इनकी एजुकेशन कहाँ से करी गई, ये स्कूलिंग कहाँ से की गई है। क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया कि नहीं, लिख लिया तो बता दीजिए। इसके बाद इनका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, इफ यू हैव रिटन प्लीज लेट मी नो। ओके डन, ठीक है, सभी ने कर लिया, मैं हट जाती हूँ, लिख लीजिए, ठीक है ना। फादर का नाम जॉन चॉसर, मदर का नाम एग्नेस कॉप्टन, ये वाइन मर्चेंट रहते हैं, ये एक रिच लेडी रहती है, पॉइट रहते हैं, फिलोसोफर रहते हैं, ब्यूरोक्रेट रहते हैं और डिप्लोमेट रहते हैं। फिलिपा रॉइट इनकी वाइफ रहती है, और इनके एजुकेशन के बारे में कहीं पर भी कोई बुक्स या कहीं पर भी ये चीज प्रूफ नहीं होती है कि इनकी एजुकेशन एक्चुअली थी कहाँ से, ठीक है। सो नाउ आई शैल मूव ऑन, ठीक है, चले आगे चले, प्लीज थोड़ा मुझे रेस्पॉन्स दीजिए, सो ये रहेगा कि मैं फटाफट आपका आगे लेती रहूंगी, ठीक है। और शाम को 7 बजे देखो, जो बच्चे दे सकते हैं लाइव यूट्यूब पर, वो जरूर 7 बजे, अब क्योंकि मैं, अब आप बताइए, चलो आपके अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक लाइव क्लास हम लिटरेचर पे करेंगे यूट्यूब पे, एक टाइम तो लिटरेचर की क्लास चलेगी, एक टाइम ग्रामर की क्लास चलेगी। तो ग्रामर आप कंफ्यूज मत होना, मैं उसमें SSC CGL करके डालूंगी, SSC बैच के लिए ग्रामर, तो चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, ग्रामर तो सब जगह एक है, आपकी भी ग्रामर एक है। तो वो क्योंकि मुझे SSC के बच्चों को भी अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए मैं उनके लिए उस चीज को फोकस करके रखूंगी, ठीक है। लेकिन वो ग्रामर का पार्ट है, उसमें टॉपिक भले थंबनेल में SSC होगा, लेकिन वो है ग्रामर, तो आप लोग भी उसको जरूर अटेंड कीजिएगा क्लास को, ठीक है। तो वो मैं एक ग्रामर की क्लास उस टाइम पे रखूंगी, आज मैं देखती हूँ, तो मैं उसके बाद यूट्यूब पे लाइव बता दूंगी कि कितने बजे से कितने बजे ग्रामर की क्लास चलेगी और कितने से कितने बजे हमारी लिटरेचर की चलेगी। लिटरेचर में क्लास नहीं चलेगी, लिटरेचर में MCQs चलेंगे। तो शेक्सपियर में सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, आप शेक्सपियर दोनों जगह है, शेक्सपियर तो पढ़ना ही पढ़ना है,
अब तो ऐसा नहीं है कि ये आएगा ये आएगा, अब तो ये है कि शेक्सपियर इन ऑल पढ़ना है, ठीक है। तो शेक्सपियर पे भी 2-3 स्लाइड्स बन सकती हैं, तो इसलिए आप लोग जरूर उसको अटेंड करिएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या अगर चलो जो लाइव नहीं दे सकते, लाइव से ये होगा कि मैं क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, आप साथ ही साथ आंसरिंग करेंगे, तो इससे आपका एक एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस होता चला जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कराऊंगी, अभी मैंने शेक्सपियर का बनाया, पहले मैं सोच रही हूँ एक बार शेक्सपियर को, इट इज ऑल्सो हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। इनफैक्ट जब हम एज ऑफ चौसर से शेक्सपियर तक पढ़ रहे हैं तो वो सारी हिस्ट्री चल रही है। रेनेसा के पीरियड में, एलिजाबेथन के पीरियड में हम क्या पढ़ते हैं? शेक्सपियर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन ऑल अभी पहले शेक्सपियर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑथर इन लिटरेचर। तो उसको कवर अप करने के बाद फिर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे एमसीक्यूज करेंगे। क्लियर है? तो वो भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको भी ट्राई टू अटेंड, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्ड जरूर देखो, एवरीडे चलेगी वो। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हमने बात करनी है कि भाई ये कौन से समय पे रहे हैं, इनका कौन सा पीरियड था। तो ही लिव्ड, ही मतलब चौसर, ही लिव्ड कौन से रिजाइन में, कौन से रेन में, जब कौन राज कर रहा था? ही लिव्ड इन द रिंग ऑफ, मतलब जब कौन रूल कर रहा था, राजा कौन कौन थे उनके राजा के टाइम, REIGN, रेन की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। रेन की स्पेलिंग आज मुझे से गलत हो रही है, बार बार GN करना है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। रेंग ऑफ, किसके रेंग में, किसके राज्य में जो ये चौसर जी थे वो रहे। तो ये याद रख लीजिए, मैं इसको इस पॉइंट में फ्लो चार्ट से समझा देते हैं। 3 करके, ठीक है। तो 3 में सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहला नाम आता है आपका एडवर्ड 3। एडवर्ड 3, एडवर्ड 3 का जो पीरियड था, इट वाज अबाउट 1327 से 1377। इस पीरियड में, एडवर्ड के पीरियड में ये रहे हैं। दूसरे ये रिचर्ड सेकंड के पीरियड में रहे हैं। रिचर्ड सेकंड, और रिचर्ड सेकंड में था इनका 1377 से 1399। 1399 का जो पीरियड है, 37 से ये रिचर्ड का रहा है, उस पीरियड में भी ये रहे हैं। और उसके बाद आपके हेनरी 4 जो लंदन, हेनरी 4 लंदन, तो ये पीरियड रहता है 1399 से 1343। 1343 तक का ये 43 कहाँ लगा दिया हमने, 1314 तक का पीरियड, 1413 तक का पीरियड रहता है। क्लियर है? इसको कर लीजिए 1413, ठीक है। 1413 तक का ये पीरियड रहता है, तो यहां तक का क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। इनके जब जिस समय ये रूल कर रहे थे, रिचर्ड, एडवर्ड 3, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 4 लंदन, उस समय पे ये क्या कर रहे थे, ये रहे थे, कौन रहे थे? चौसर। तो आप देख सकते हैं चौसर किन किन राजाओं के पीरियड में रहे हैं। तो अब यहाँ पे आता है, इनका जो वर्क है वो 3 भाषाओं में था, उसको भी लिख लीजिए। हिज वर्क was in 3 languages, और वो 3 लैंग्वेजेस क्या थी, भाषाएं क्या थी, तो उसको भी ध्यान देना है आपने। द फ्रेंच, फ्रेंच में लिखा इन्होंने, फिर द इटालियन लिखा, और उसके बाद इन्होंने द इंग्लिश इन्होंने लिखा है। ठीक है, क्लियर है? बताते रहे और जल्दी से लिख के फिर भी करें कि आपने लिख।
ओके डन, सभी लोगों ने कर लिया प्लीज ऑफ यू। सबने कर लिया, ओके फाइन, ठीक है ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट उसमें चल, व्हाट अबाउट आरती, कर लिया आपने? अच्छा अब आप बैक हो, शायद आपके उसमें नेटवर्क इश्यू है। यू हैव डन इट और नॉट? शैल आई मूव ऑन? आगे चले? ओके ओके ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम इनकी कंटेम्पररीज पे, ठीक है ठीक है ठीक है। हम आगे चल रहे हैं, वैसे ये रिकॉर्ड कोई छूट भी रही है चीज तो कोई बात नहीं, आप इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, उसके बाद समझ में आएगा देन यू कैन आस्क मी। है इनके कंटेम्पररीज कौन थे? इनके मतलब समकालीन कौन थे, ठीक है। तो लिख लीजिए इन कंटेम्पररी आते हैं वो लिख लीजिए आप। विलियम इंग्लैंड का नाम आता है, ये इंपॉर्टेंट है, और जॉन गोवर एंड जॉन, दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है जो इनके समकालीन थे, समय ये थे उसी समय ये थे, लेकिन चक्कर ये है कि इनके बारे में इतना डिटेल नहीं पता है कि क्या है। देख लीजिएगा दोनों, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो क्यों? क्योंकि जॉफरी चौसर था जो वर्क, बोला पब्लिक सर्वेंट थे, तो क्यों थे वो पब्लिक सर्वेंट? आपको डिप्लोमेट थे, पब्लिक डीलिंग काम करते थे, ब्यूरोक्रेट थे, पोइट थे, ठीक है, उसके साथ साथ ही वाज अ फिलोसोफर आल्सो। तो कहने का मतलब है पब्लिक के साथ उनकी डीलिंग, पब्लिक सर्वेंट थे, इस वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड ज्यादा है कि उन्होंने क्या काम किया, उनका क्या वर्क था, बजाय इन दोनों के। समझ में आ गया? लेकिन थे वो इन्हीं के समकालीन। तो लिख लीजिए चौसर वाज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, चौसर वाज अ पब्लिक सर्वेंट, और इसी के आगे लिख लीजिए हेंस हिज ऑफिशियल लाइफ, हेंस हिज ऑफिशियल लाइफ, मतलब उनकी जो ऑफिस में कैसा उनका ऑफिस था, क्या काम वो करते थे, इस लाइफ के बारे में इज वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। अब आप वैसे भी जानते हैं जब कोई भी इंसान पब्लिक डीलिंग कर रहा हो तो उसके तो हर रिकॉर्ड्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो वो रिकॉर्ड्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनकी, क्या पब्लिक उनकी पर्सनल लाइफ क्या थी, पर्सनल मतलब ऑफिशियल लाइफ, ऑफिस में उनका क्या काम रहता था, इस चीज के बारे में ये सारा जिक्र है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? प्लीज मेक इट श्योर। लिख लीजिए इसको, फिर मैं इसके बाद इनका एक नेक्स्ट पॉइंट भी लिखा रही हूँ। यस, ओके, ऑल ऑफ यू हैव डन इट, ठीक है। अब इसके बाद इनका नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहीं से, इसी में कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है ये इनके कंटेम्पररीज के बाद, उसके बाद हम ये जॉफरी चौसर का जो बर्थ पढ़ रहे हैं ना, उसी में ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो अब लिख लीजिए ही वाज द फर्स्ट पोइट इन इंग्लैंड, ही मतलब चौसर, ठीक है, ये पहले पॉइंट थे, ही वाज द फर्स्ट
द फर्स्ट पोइट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले पोइट अगर कोई थे तो वो कौन थे? चौसर थे। हु राइट तो मत करना, हु रो, वैसे तो राइट कर सकते हैं, जिन्होंने लिखा था, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। हु राइट द पोइट्री, वैसे राइट तो नहीं आना चाहिए क्योंकि कोई चीज पास्ट में हो गई। हु रोट द पोइट्री आना चाहिए। लेकिन एक चीज, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, टेंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना क्यों हमने रोट नहीं लिखा। क्योंकि देखो, जब हम कभी भी कोई भी किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं या किसी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कोई कथा पढ़ रहे हैं, तो हमेशा हमारा जो टेंस का यूज होता है वो प्रेजेंट में होता है। ये ध्यान रखना, ये रूल के अकॉर्डिंग ठीक है। ही राइट्स मतलब हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि अभी हम चौसर जी को अभी जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा है कि हम अभी उनकी कहानियां पढ़ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें प्रेजेंट में चलती जाती हैं। ठीक है, तो हु राइट द पोइट्री, जिन्होंने पहली बार, इंग्लैंड में सबसे पहले पोइट थे इंग्लैंड के, जिन्होंने पहली बार पोइट्री लिखी थी, और वो भी किस में? इन अ लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ लैंग्वेज, इन अ लैंग्वेज जो क्या थी? लोगों की कॉमन थी। विच वॉज द रियल लैंग्वेज, विच वॉज द रियल लैंग्वेज, जो उनकी लोगों की जो आम भाषा थी ना, वही भाषा थी ऑफ द पीपल, जो उस टाइम के जो लोग थे। तो बड़ी आसान भाषा थी। देखिए, जब आप हम पढ़ते हैं, जब हम और ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं तो लिखता है ना, किसी ने लैटिन में लिखा, किसी ने ग्रीक में लिखा, है ना। लेकिन इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो इस तरीके का था कि वो बहुत ही ना आम भाषा में लिखा, जो आम भाषा, जो बोलचाल उस समय पे चलती थी वहां के लोगों की, उसी बोलचाल की लय में वो पोएट्री लिखी थी, जिससे कि वो हर आदमी पढ़ सके, हर आदमी सुन सके, देख सके। ठीक है, तो वो इसीलिए, और ये वो जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? मिडिल लैंग्वेज, या आप कह सकते हो ओल्ड लैंग्वेज, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए। इट वॉज मिडिल एज लैंग्वेज, या आप कह सकते हो ओल्ड लैंग्वेज। इस भाषा में उनकी पोइट्री लिखी जाती थी। इसको लिख ले, फिर उसके बाद मुझे बता दे प्लीज। राइट इट डाउन, ऑल ऑफ यू हैव डन इट। ठीक है, गुड। सब लोगों ने कर लिया? सब ने कर लिया? आरती आपने भी कर लिया? सभी लोग लिख लीजिए प्लीज। डन, सभी लोग कर लिया? ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना, अगर कोई स्लो लिख पा रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब एक्चुअली इन पे कमेंट भी करा था। कमेंट मतलब इन पे दो आता भी है एग्जाम में कि ये किसने इनके लिए कहा। ठीक है, तो जो दो लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर कमेंट किया था, तो पहला नाम तो मैथ्यू अर्नोल्ड जी का है। मैथ्यू अर्नोल्ड, देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने इनके लिए क्या कहा था, ये लिख लीजिए। इन्होंने कहा, विद हिम इज बॉर्न, ये इस तरीके से लिखिएगा, विद हिम इज बॉर्न मतलब उनके साथ ही जन्म है आवर रियल पोएट्री, आवर रियल पोएट्री, हमारी जो रियल पोएट्री है उसका जन्म तो उन्हीं के साथ हुआ है। उन्हीं के साथ मतलब चौसर के साथ हुआ है। तो ये कहते हैं कि भाई चौसर के साथ ही हमारी पोएट्री का क्या है, जो सच की पोएट्री है उसका जन्म तो चौसर जी के साथ ही हुआ है।
ये किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड जी ने कहा था। और किसके लिए कहा था? जियोफ्री चौसर के लिए। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये कभी पूछ लिया जाता है, ये कोटेशन ये किसने कहा था, तो आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा है, एक तो मैथ्यू अर्नोल्ड हो गए, और दूसरा जॉन ड्राइडन ने भी इनके लिए कहा। जॉन ड्राइडन ने इनके लिए कहा, क्या कहा वो लिख लीजिए, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन्होंने कहा था उनको, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। कि चौसर तो क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री है। तो ये किसने कहा था? ये ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने कहा था चौसर जी के लिए। क्लियर है ये? इसके बाद हम थोड़ा सा चौसर जी की जो लाइफ रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। वैसे इनकी लाइफ रिकॉर्ड्स तो और भी आगे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। या लाइफ रिकॉर्ड से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखा देती हूँ, क्योंकि लाइफ रिकॉर्ड्स और दोनों चीज साथ साथ चलेगी। चलो लाइफ रिकॉर्ड को कर लेते हैं, फिर उसको कल आगे कंटिन्यू कराऊंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ की फैक्ट्स भी बताने हैं आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर चौसर जी की लाइफ के रिकॉर्ड्स, कि हमें उनकी लाइफ के बारे में कहाँ से पता चलता है, कि वो कहाँ से थे, क्या थे, उनका क्या टाइम था, वो कब आए थे, ये सारी हिस्ट्री हमें वहां से पता चलती। तो ये लिख लिया, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए अब ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, चौसर लाइफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स, ठीक। तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला लिख लेते हैं, लिख लीजिए, अपीयर्स इन 1357। अगर हम डिस्कस करें इनकी, तो सबसे पहले अपीयर्स इन 13, मतलब अब आप लगा लो 1357 में हमें इनका रिकॉर्ड दिखता है, और हम बोलते हैं 1340 से, हम 1340 से जो हम एज लेते हैं वो क्या लेते हैं? 1340 से 1400 तक का। तो 40 के बाद 57, तो रिकॉर्ड तो हमें इनके दिखाई देते हैं 57 के बाद। समझ में आ गया? तो ये ध्यान देना कि इनके रिकॉर्ड्स के बारे में पता 1357 में चलता है, वो भी इन द हाउस होल्ड अकाउंट्स, इन द हाउस होल्ड अकाउंट्स। अब हाउस होल्ड अकाउंट्स किसके? हाउस होल्ड अकाउंट्स ऑफ एलिजाबेथ डी बर्ग। याद रखिएगा, एलिजाबेथ डी बर्ग, ठीक है, जो क्या रहती है? द काउंटेस ऑफ अल्स्टर। क्या है ये? द काउंटेस, रानी है, द काउंटेस ऑफ, ये भी याद रखना कहाँ की रानी है? अल्स्टर। अल्स्टर की ये क्या रहती है? रानी रहती है। कब? व्हेन ही बिकेम द नोबल वुमेन। अभी बताती हूँ इसको। व्हेन, ये ही की जो मैं बात कर रही हूं ये है चौसर। व्हेन चौसर, ठीक है, बिकेम द नोबल विमेन पेज, ये पेज ही आपने याद रखना है, नोबल विमेन, PAGE। ये पेज एक पोस्ट होती है, अभी समझाऊंगी मैं इसको क्या है ये पेज। दो, या थ्रू कर दो, थ्रू हिज फादर, ऐसे कर दो, थ्रू हिज फादर्स कनेक्शन, THROUGH, थ्रू हिज फादर, ठीक है, फादर्स जो कनेक्शन था इनके साथ, फादर्स कनेक्शन। अब पहले पॉइंट को समझ लो, फिर मैं समझाती हूँ। देखो होता क्या है कि हमें, अगर हम बोले कि हमें चौसर जी की लाइफ के बारे में कैसे पता रहेगा, तो हमने अभी जब कंटेम्पररी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बोला कि भाई उनके साथ दो थे, लैंगडन और गोवर।
लेकिन उनका इतना पता नहीं है क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट थे, तो इनकी चीज के बारे में ज्यादा पता हमके इनके अकाउंट्स को देख के, इनका क्या ऑफिशियल लाइफ को देख के वहीं से हम पता लगा सकते हैं कि कैसा वर्क था। तो वही बात आ गई है कि इनका जो ये वर्क है, ये जो अपीयर, इनकी जो लाइफ दिखाई देती है, उसकी रिकॉर्ड हमें 1357 में जाके दिखाई देती है। वो भी जब वो किसी हाउस होल्ड अकाउंट में किसी का काम करने जाते थे, तो एलिजाबेथ डी जो बर्ग थी, जो काउंटेस थी, रानी थी अल्स्टर की, वहां इनके फादर का रिलेशन था उनके साथ, तो वहां ये वर्क करते थे। और वहां इनकी जो जॉब थी वो किस पद पे थी? पेज। कौन सा पेज? नोबल वुमेन्स पेज। ये इनको नौकरी दी गई थी, यहां इस काम करते थे, वो इसका काम करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद रानी की शादी हो जाती है, उसको भी लिख लो उस पॉइंट को। ये लिख लिया तो वो नेक्स्ट पेज पे लिखोगे क्योंकि जगह नहीं मिलेगी, जल्दी से लिख लीजिए इसको। इफ यू हैव डन इट देन प्लीज लेट मी नो। कर लिया? सबने कर लिया? शैल आई मूव ऑन? आप इसको देख लीजिएगा वरना पेज छूट जाएगा, है ना। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है जो काउंटेस थी। अब वो काउंटेस वो जो रानी थी, ठीक है, अब वो जो रानी थी वॉज मैरिड टू लियोनल। लियोनल से इनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है, जो क्या रहते हैं? ड्यूक ऑफ क्लेरेंस। ये रहते क्या है? ही इज अ राजा, ड्यूक ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, सी क्लेरेंस, इस स्पेलिंग थोड़ा सही करिए, क्लेरेंस। ठीक है, तो ये ड्यूक ऑफ क्लेरेंस रहते हैं। फिर इनका जो सेकंड सर्वाइविंग सन होता है, इसी के नीचे पॉइंट में लिख लीजिए, द सेकंड, इस तरीके से लिखिए, द सेकंड सर्वाइविंग सन, सेकंड सर्वाइविंग सन किसका है? ये किंग एडवर्ड थर्ड का, ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड, and the position brought the teenage Chaucer into the close court circle। अब ये पॉइंट समझाऊंगी, आप लिख लो पहले। ठीक है, where he was to remain इसको रहना था for the rest of his life, for the rest of his life। अब देखिए, थोड़ा पॉइंट समझ लीजिए ये क्या कह रहा है। ये जो काउंटेस की अब शादी हो गई, अभी तक तो ये एक पोजीशन पे था, पेज पोजीशन पे था। कहाँ? काउंटेस एलिजाबेथ डी बर्ग के यहाँ। ठीक है, वहां ये रह रहा था, इसको नौकरी दे रखी थी। लेकिन जब काउंटेस एलिजाबेथ डी बर्ग की शादी लियोनल से हो जाती है, जो कि ड्यूक ऑफ क्लेरेंस रहता है, और साथ में ही ये जो लियोनल है, ये है कौन सा? ये दूसरा बच्चा रहता है किसका? किंग एडवर्ड थर्ड का। और उस समय पे इनको पोजीशन दे दी, मतलब अगर देखी जाए तो एडवर्ड थर्ड पोजीशन में रहते हैं, और इनको फिर बुला लिया जाता है, किनको? चौसर जी को। उस समय चौसर की उम्र टीन एज की रहती है। ठीक है, तो जब ये टीन एज के होते हैं, फिर ये इनके क्लोज कोर्ट सर्कल में आ जाता है। मतलब अब वहां
के जो ऑफिशियल होते हैं, ब्यूरोक्रेट समझ लो, वहां वो अब उनको बुला लिया जाता है और ऐसा बुला लिया जाता है कि आगे की जो पूरी जिंदगी है उनकी वो वहीं व्यतीत की करी जाएगी। मतलब कि चौसर ने अब आगे की पूरी जिंदगी टीनेज के बाद वाली, पूरी टीनेज से टीनेज के बाद वाली कहाँ जीनी है? इट इज इन द क्लोज कोर्ट सर्कल ऑफ एडवर्ड, किंग एडवर्ड थर्ड। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? बता दीजिए क्लियर है तो। क्लियरिटी भी बता दीजिए, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, एवरी वन ऑफ यू, आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। इसको मैं चेंज कर रही हूँ स्लाइड को, ठीक है? ओके, तो देखिए इसके बाद हम बताएंगे कि जब चौसर, अभी इनकी एज जो मैं अभी आपको बता रही थी, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी इनके लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं, अभी उसमें भी थोड़ा बहुत और आगे है, लेकिन इस क्योंकि वो लंबा टॉपिक है तो इसलिए मैंने अभी उसको ब्रेक दिया है, उसको भी मैं कल डिस्कस करूंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक नट शेल में आपको बता दूं कि जियोफ्री चौसर की जो एज थी उसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। हालांकि हमें वो जो घटनाएं हैं उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन हमें तैयारी तो ऐसी करनी पड़ेगी जो इन डेप्थ तक हो, तो इन डेप्थ तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा बहुत हम पहले से ये जान लेते हैं कौन कौन से मेजर इवेंट्स एसोसिएटेड हैं। तो ये लिख लीजिए, आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, मेजर इवेंट्स एसोसिएटेड events, major events associated दिखाई तो दे रहा है ऊपर वाला पॉइंट? ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। विद चौसर कर लो। चौसर की कौन कौन सी घटनाएं थी जो चौसर की लाइफ को डेजिग्नेट करती है? कौन कौन सी वो घटनाएं थी? तो घटनाओं का नाम तो पहले पता होना चाहिए, फिर डिटेल स्टडीज की हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है दैट इज योर 100 years वॉर। 100 years वॉर, 100 साल की लड़ाई। और ये 100 साल की लड़ाई भी कितनी रहती है, इसको लिख लीजिए आप। 1337 से, दिस इज 7, 1337 से लिख लो 1453 तक का पीरियड। अब अगर हम इसको निकालने लग जाए तो करीबन 116 साल हो रहे हैं। ठीक है, कहने के लिए अगर इनको माइनस करेंगे तो 116 साल हो रहे हैं, लेकिन हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहां 116 साल के नाम से नहीं जाना जाता है, इसको कंसिडर 100 years ही करा जाता है। इसी वजह से यहाँ पर 100 years वॉर आता है। समझ में आ गया? इसके बाद इनका एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो था दैट वाज, लिख लीजिए, जॉन वाइक्लिफ्स बाइबल ट्रांसलेशन। इसी पीरियड में जब चौसर जी की एज थी, एज ऑफ चौसर, ये सारी एज ऑफ चौसर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाइक्लिफ ने जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया था वो भी चौसर के ही पीरियड में हुआ है। ठीक है, एज में हुआ है। तो आपको अगर याद हो तो वाइक्लिफ जी को एक नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? वाइक्लिफ इज नोन एज, कोई बताएगा? मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस, याद रखिएगा। जब हमने रेनेसेंस पढ़ा है तो वहां पढ़ाया भी है। ठीक है, तो इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज, कौन? वाइक्लिफ जी को। ठीक है, इसके बाद पीजेंट रिवॉल्ट होता है। क्या क्या होता है ये हम करेंगे, पर अभी सिर्फ इवेंट्स लिख लो आप। पीजेंट्स रिवॉल्ट,
ठीक है, लड़ाई होती है फार्मर्स की 1381 में। 1381 का पीरियड रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है जिसको कहा जाता है ब्लैक डेथ, या उसको हम बिबोनिक प्लेग भी कहते हैं। ठीक है, उसे नाम दिया जाता है ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक, बिबोनिक या ब्यूबोनिक, जो भी आप बोले, प्लेग, प्लेग के नाम से, PLAGUE, प्लेग। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिख लो 1348 से 1349, एक साल तक के लिए 1348 से 1349 तक का ये पीरियड होता है। क्लियर है? इसके बाद आया इन्वेंशन ऑफ, इन्हीं के, देखो इन्हीं के पीरियड में कितनी घटनाएं हुई है। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ मूवेबल, इन्वेंशन ऑफ मूवेबल, क्या मूवेबल? टाइप प्रिंटिंग प्रेस। मतलब मूवेबल टाइप ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का मतलब ये, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो आई चुकी थी, है ना, किसने किया था? कैक्सटन ने किया था इन्वेंट। ठीक है, तो मूवेबल इसलिए क्योंकि उस समय बुक्स बहुत ज्यादा रिकॉर्ड की गई और बहुत ज्यादा सर्कुलेट करी गई, तो इसी वजह से ये जो मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इन्हीं के एज में आया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वॉर ऑफ रोजेस भी आया, पांचवा, वॉर ऑफ रोजेस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, कहते हैं अबाउट 1455, मतलब लगभग 1455 से 1485 तक के पीरियड तक रहा, 85 के पीरियड तक रहा। हम इन सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, फिर यहां पर थॉमस मैलोरी का एक वर्क था, वो भी इसी पीरियड में देखने को मिला, छठा, थॉमस, लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, थॉमस मैलोरी, इनका एक वर्ड था मॉर्ट डी अर्थर, मॉर्ट डी अर्थर, एक ये आया था इनका। ठीक है, इसको अपोस्ट्रोफी कर लेना। और साथ ही में एक और चौसर की जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था, जो आपको याद भी होना चाहिए, वो था उनका कैंटरबरी टेल्स, तो ये भी लिख लीजिए। सातवां मैं इधर ही लिख दूं, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड? विजिबिलिटी तो दिख रही है मुझे, नहीं तो नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा, इसीलिए इसी में कर देते हैं। चौसर्स कैंटरबरी टेल्स, फेमस वर्क, कैंटरबरी टेल्स, दिख रहा है सबको? तो याद रखो कौन कौन सी घटनाएं, जब हम एज ऑफ चौसर पढ़ते हैं तो वहां पर एज ऑफ चौसर के टाइम पे कौन कौन सी चीजें आई थी, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से इवेंट्स आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखो 100 साल की लड़ाई, 100 इयर्स वॉर। उसके बाद आपको रखना है कि बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर पीजेंट की लड़ाई होती है, रिवोल्ट होता है फार्मर्स का। उसके बाद ब्लैक डेथ, बहुत माना जाना वो है ये ब्लैक डेथ या बिबोनिक प्लेग भी इवेंट, घटना घटी थी इन्हीं के टाइम पे। उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया था। साथ ही में उसके बाद वॉर ऑफ रोजेस हुआ, थॉमस मैलोरी का जो मॉर्ट डी अर्थर वर्क था, और चौसर का फेमस वर्क कैंटरबरी टेल्स। ये सब चीजें इसी पीरियड में, एज ऑफ चौसर में हम पढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं है? बता दीजिए। बाकी इसमें आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको, कल से 5 शार्प आ जाएंगे हम, शार्प 5 पे, 5 to 6। अच्छा एक चीज बताओ, मीनू है यहाँ पर? ठीक है, मैं थोड़ा यही क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइव क्लास का टाइम भी शेड्यूल करना है। रोज रोज मैं यूट्यूब पे लाइव क्लासेस का टाइम बदल नहीं सकती, तो वो 5 मिनट मैंने आपसे इसीलिए रखे हैं कि अब आप मुझे डिस्कस करके बताइए, अभी के अभी, अभी सब लाइव भी है। मुझे नहीं लगता औरों को तो टाइम का इश्यू नहीं होगा। आरती ने 5 बोला है। व्हाट अबाउट यू मीनू?
अगर हम 5 से पहले रख ले तो कोई इश्यू है? बताइए मुझे, आप कितने बजे तक आ जाते हो? What is the as you told me 5, before 5 is it possible for you? सिर्फ कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि फिर टाइम रोज रोज हम बदलेंगे नहीं। अब जो टाइम होगा फिर वो डेफिनेटली वही टाइम चलेगा, फिर वहां पर कहीं पे बदलाव नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो फिर मुझे अपना जो मेरी लाइव क्लासेस है उसके लिए भी रखना है, तो वहां फिर मैं इधर उधर नहीं कर सकती, है ना। तो इसलिए आप मुझे आज अभी फिक्स बता दीजिए। मीनू मंडल, थोड़ा सा अगर आप बता सकते हैं। 5 इज ओके टू एवरी वन ऑफ यू? 5 ओके है सबके लिए? चलो 5 ओके है तो मैं उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल करूंगी। हाँ ना तो जवाब दे दीजिए भाई। सबको सब देंगे मुझे, द वन यू आर लाइव, बिकॉज लाइव वालों की वजह से ही कर रही हूँ, बाकी तो रिकॉर्डिंग वाले तो कभी भी देख लेंगे रिकॉर्डिंग, मैं लाइव की वजह से बोल रही हूँ। इज इट? प्रियंका ने बोल दिया, हेमू ने बोल दिया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द आरती एंड यू, बोथ ऑफ यू? जल्दी से टेक्स्ट करके बता दीजिए। इज 5 o'clock 5 to 6? नो मैम। आपके हेमू, व्हाई 5 to 6 इज नॉट कंफर्टेबल टू यू? 5 से 6 में क्या प्रॉब्लम है? माइक खोल के भी बोल सकते हो, नो इश्यू। 5 से 6 में प्रॉब्लम है? मैम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग की भी क्लास भी हो रही है ना। आई कांट हियर यू। हेलो। अच्छा, ये ऐप में जा रही होगी आवाज, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। आई कांट हियर यू। माइक इसका स्पीकर स्लो है ना, तो एक तो मैंने माइक भी लगा रखा है। लिटरेचर का फॉर्म कब आएगा? लेक्चरर का? अच्छा, देखो लेक्चरर का फॉर्म तो देखो जब उन्होंने, ओहो, 2 to 5। अच्छा, तो 2 to 5 है ना आपका स्क्रीनिंग का? अच्छा अच्छा। प्रियंका, लिटरेचर का फॉर्म आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। हमने 20 तारीख का तो, वही मैं कह रही हूँ, आप अभी अभी इस टाइम को ही कंसिस्टेंसी में रखिए। अभी हम 5 बजे का टाइम ही रख रहे हैं, ठीक है? सबको सही है ना 5 बजे? आरती, हेमू, सब लोग बताइए मुझे, यस करके टेक्स्ट कर दीजिए जल्दी से। तो मुझे 2 का तो रिस्पॉन्स आ गया, प्रियंका का आ गया, हेमू का आ गया, आरती ने तो बोला ही था। यस, एक रहते हैं, बताओ। 5 to 6, ओके। तो 5 to 6 सभी को कंफर्टेबल है ना? देखो रोज रोज मैं टाइम नहीं बदलूंगी, क्योंकि मुझे फिर अपना लाइव क्लास का टाइम उसी हिसाब से करना है। अदरवाइज मेरी लाइव क्लास एक टाइम इसी समय चल रही थी, 5 to 6, ठीक है? तो इसी वजह से 4 बजे का शेड्यूल करना पड़ेगा वो, ठीक है? तो आप लोगों को मैं यूट्यूब में देख लेना, मैं टाइम वगैरह सारा मेंशन कर दूंगी। लिटरेचर की क्लास भी चलेगी, लिटरेचर में एमसीक्यू डेली चलेंगे, एक क्लास लिटरेचर की और एक क्लास ग्रामर। एसएससी समझ के मत भूल जाना कि वो तुम अटेंड नहीं कर सकते, ग्रामर है तो ग्रामर तुम भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है? चलिए, आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ, so we will meet in the next class tomorrow and we will continue this Geoffrey Chaucer, okay? ठीक है, फाइन, बाय बाय।